हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट्स। आज अपन रेले जीन्स के नियम को कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कल हमने प्रीवियस वीडियो में इसको पढ़ा था, आज अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो मतलब प्रीवियस वीडियो के थोड़े बहुत टर्म्स हैं, उनको अपन आज क्या करेंगे, इन शॉर्ट क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट, रेले जीन्स नियम को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली व्हाई वी स्टडीड, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। दूसरा, इसका बेस क्या है। तीसरा, डेफिनेशन मतलब रेले जीन क्या कहता है। चौथा अपन पढ़ेंगे डेरिवेशन और पांचवा अपन पढ़ेंगे ड्रॉपिंग। तो देखिए स्टूडेंट, अपन स्टार्ट करते हैं रेले जीन्स रेडिएशन लो। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा व्हाई वी स्टडीज, कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं। देखिए स्टूडेंट, रेले जीन ने क्या किया था, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व था, जो कि ई लेमडा डी लेमडा के बीच था और लेमडा, ठीक है, उसको क्या किया था, स्टडी किया था और उसके एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ मिले थे उनको क्या किया था, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इसलिए अपन रेले जीन का नियम पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल कर्व पढ़ा, उसको एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की थी वो किसने की थी, रेले जीन्स ने की थी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका आधार क्या है। इसका आधार है स्टूडेंट, दो इसके आधार है मेनली। आप साथ में चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, कल वाला वीडियो भी इंक्लूड होगा, दैट मीन्स वो टर्म अपन उठाएंगे बट इन शॉर्ट उठाएंगे, ठीक है। आधार इसका था क्लासिकल फिजिक्स। मेन जो आधार था ना स्टूडेंट, ये तो था इसका क्लासिकल फिजिक्स, अर्थात चीर संबंध भौतिकी। इसमें भी उन्होंने दो चीज़ों का क्या किया था, यूज किया था। एक तो किया था स्टूडेंट मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, अर्थात मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, ठीक है स्टूडेंट। इसको क्या किया था, यूज़ किया था। मैक्सवेल बोल्ट्जमान संख्यिकी को यूज़ किया, जो कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। एक इन्होंने यूज़ किया था ऊर्जा के समविभाजन नियम को। किसको यूज़ किया था, ऊर्जा के समविभाजन नियम को, ठीक है स्टूडेंट। विभाजन नियम को क्या किया, यूज किया। अब स्टूडेंट, ये दोनों ही नियम किस पे है, क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड है। तो जो अपन कंप्लीट बेस क्या हो गया, क्लासिकल फिजिक्स, और उसमें ही दो आधार हो गए, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स और ऊर्जा का समविभाजन नियम। ये क्या थे, इसके आधार थे, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन का मतलब होता है कि रेले जीन कहना क्या चाहता है। डेफिनेशन का मतलब कोई परफेक्ट परिभाषा ऐसा कुछ नहीं है, बट जो कहना चाहता है वो क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको अपन इन शॉर्ट लिखेंगे, बट हाँ, ये आपको डेफिनेशन आगे बहुत हेल्प करेगी। जब आप अप्रगामी वगैरह जो शब्द देखोगे उसमें बहुत हेल्प करेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं वापस डेफिनेशन में स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करें, रेले जीन ने कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की अभिधारणा को माना। अप्रगामी तरंगों की अभिधारणा को माना। दैट मीन्स कि कृष्णिका से क्या निकलती है, स्टेशनरी वेव निकलती है, अर्थात अप्रगामी तरंगे निकलती है। ये अभिधारणा को माना, ठीक है। अब रेले जीन ने कहा कि यदि मैं इस चीज़ को मानूं, किस चीज़ को, कि ब्लैक बॉडीज से क्या निकलती है, स्टेशनरी वेव निकलती है, तो जो रेले जीन था उन्होंने डेफिनेशन दी। क्या दी, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक कृष्णिका अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करती है, अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करती है, जिस प्रकार एक कृष्णिका अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार एक घनाकार कोटर भी निश्चित तरंग दैर्ध्य देगी। घनाकार कोटर भी निश्चित तरंग दैर्ध्य कि अप्रगामी तरंगों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। निश्चित तरंग दैर्ध्य की अप्रगामी तरंगों को
उत्पन्न करता है। देखिए स्टूडेंट, ये बात वही है जो आपकी किताब में लिखी है, बट स्टूडेंट ये बात सिंपल लैंग्वेज में, दैट मीन्स किताब में कुछ परमाणु दोलित्रों का वर्ड का क्या किया, यूज़ किया है। बट स्टूडेंट परमाणु दोलित्र मतलब जो रेडिएशन इमिट करेंगे। अब परमाणु दोलित्र किस में होंगे, कृष्णिका में होंगे। तो मैंने एज सिंपल एज पॉसिबल आपको लिखवाने की कोशिश की है, और ये मतलब थोड़ा सा इजी हो गया आपको समझने में कि कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की अभिधारणा को मान लो, ठीक है। अब यदि कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की अभिधारणा को मानते हैं तो जिस प्रकार कृष्णिका में अप्रगामी तरंगे निकलती है या उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है, ठीक उसी प्रकार एक घनाकार कोटर में भी निश्चित तरंग दैर्ध्य की अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है स्टूडेंट। दैट मीन्स इसको ग्राफिकली यदि अपन डिनोट करें तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या करती है, अप्रगामी स्टेशनरी वेव का क्या करती है, इमिट करती है, ठीक उसी प्रकार से एक घनाकार कोटर भी क्या करता है, निश्चित तरंग दैर्ध्य की अप्रगामी तरंगों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। बट यहाँ पे बात इतनी सी है कि जो अप्रगामी तरंगे हैं वो किसकी होगी, निश्चित तरंग दैर्ध्य की, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए स्टूडेंट, अब ये घनाकार कोटर है तो इसकी लंबाई क्या मान ली हमने, ए मान ली, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक ग्राफ बनाते हैं अपन यहाँ पे, जो आपकी किताब में भी मेंशन है और आपको समझने में भी यहाँ पे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। देखिए स्टूडेंट, एक ग्राफ बनाया गया है आपकी किताब में। ये तो है लेमडा इक्वल्स टू 2a पे, ये स्टूडेंट लेमडा इक्वल्स टू a पे, और ये है स्टूडेंट लेमडा इज इक्वल टू 2a/3 पे, ठीक है। और नीचे लिखा है a, मतलब ये घनाकार कोटर की क्या है स्टूडेंट, लंबाई है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, मैंने पूरा तो नहीं लिखा है k इक्वल्स टू 2π/λ या लैम्डा इक्वल्स टू 2a फिर a/2a/3 आपकी किताब में मेंशन है, आप अच्छे से देख लेना। बट जो कहने का मतलब है ये है कि स्टूडेंट a क्या है, a है घनाकार कोटर की दीवारें। दैट मीन्स कि जो दीवारें उन पे बन क्या रहा है, उन पे हर पॉइंट पे क्या बन रहा है, निष्पंद बन रहा है। क्या बन रहा है, निष्पंद बन रहा है। देखिए यहाँ पे आके खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, चाहे लैम्डा इक्वल्स टू चाहे 2a हो, चाहे a हो या 2a/3 हो। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि यही कंडीशन किसके लिए है, निश्चित तरंग दैर्ध्य बनने के लिए। किस में, घनाकार कोटर में। घनाकार कोटर में जब ही निश्चित तरंग दैर्ध्य की क्या होगी, रेडिएशन निकलेगी, जब जो निष्पंद है वो घनाकार कोटर की किस पर बने, दीवारों पे बने, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे ग्राफ का क्या था, मतलब था, ठीक है। इसका मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो ब्लैक बॉडी को इसने क्या मान लिया, एक घनाकार क्या मान लिया, क्यूबिक मान लिया, कोटर मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। अब अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिए, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं अपन मैथमेटिकल डेरिवेशन पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन। स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन हमने आधा अधूरा कल कर लिया था, ठीक है। आज अपन उसी उसी को इन शॉर्ट करते हुए क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स कि अपन पूरा पढ़ेंगे, पर स्टूडेंट होगा क्या कि जो कल बताया है उसको अपन साथ में छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बट हाँ स्टूडेंट, यदि किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, ठीक है। तो अपन जानते हैं स्टूडेंट अप्रगामी तरंगों का समीकरण, वी नो दैट। यहाँ पे अपन डेरिवेशन स्टार्ट करें, ठीक है। उसमें मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि अप्रगामी तरंगों का, दैट मीन्स स्टेशनरी वेव्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है स्टूडेंट y बराबर a साइन k डॉट r कोस ओमेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे स्टूडेंट k और r, जहाँ पे k क्या है स्टूडेंट, संचरण नियतांक, और r क्या है, स्थिति सदिश। तो यहाँ पे ये इक्वेशन y बराबर a साइन के एक्स डॉट एक्स के वाई डॉट वाई प्लस के जेड या डॉट नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो हो ही गया ना, क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ठीक है।
अब इस पे अपन बात नहीं करेंगे, कल आपने वीडियो देखा है पूरा अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे k क्या है, संचरण नियतांक, ठीक है। तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, k स्क्वायर हो जाएगा k x स्क्वायर प्लस k y स्क्वायर प्लस k z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे kx और k में भी अलग अलग क्या रखी जाएगी, वैल्यू रखी जाएगी। देखना कैसे स्टूडेंट, जो वैल्यू रखेंगे वो कैसे रखेंगे, k को तो रखेंगे 2 पाई बाई लेमडा और kx को लिखेंगे स्टूडेंट n पाई एन एक्स पाई अपॉन ए, के वाई को लिखेंगे स्टूडेंट एन वाई पाई अपॉन ए और के जेड को लिखेंगे स्टूडेंट एन जेड पाई अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट के स्क्वायर दैट मीन्स 2 पाई बाई लेमडा का होल स्क्वायर, तो ये जो टर्म बनेगी स्टूडेंट वो कुछ इस हिसाब से हो जाएगी कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, ठीक है। अब जब के स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे के एक्स के वाई के जेड की, तो स्टूडेंट्स पाई स्क्वायर अपॉन ए तो क्या आ जाएगा, कॉमन। अब देखिए स्टूडेंट, कल ये हो चुका है, दैट्स वाई कि मैं इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एन जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसको कहाँ भेजेंगे, उस तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, कितना होगा स्टूडेंट, देखिए ये होगा 4a स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, 4a स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर मैं नहीं लिखूंगा, कैसे, न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लेमडा, देन लेमडा इक्वल्स टू c अपॉन न्यू, दैट मीन्स लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा न्यू स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी, कंपन विधाओं की संख्या, ठीक है, जिसको अपन n स्क्वायर के बराबर भी मान सकते हैं, ठीक है। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका क्या बन जाएगा, रूट, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 2a न्यू बाई c, दैट मीन्स कुल कंपन विधाओं की संख्या। अब आपके मन में ये डाउट आएगा, आपके दिमाग में ये होगा कि सर कंपन विधाएं क्या होती है, ठीक है। कंपन विधाएं की संख्याओं का मतलब है स्टूडेंट कि जो एटम्स है, जो अप्रगामी तरंगे उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है, या जो रेडिएशन निकल रही है वो कितनी प्रकार से निकल रही है, कितने संभव कितने पॉसिबल कंडीशन है कि जितने रेडिएशन निकल सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से बताएं कि भाई क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप रजिस्टर देखते हो तो 40, ठीक है, तो 40 स्टूडेंट है, तो ये क्या होगी संख्या, तो कितने टाइप्स के स्टूडेंट हो गए, 40 टाइप के, अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग परसेंटेज है, अलग अलग सोचने का तरीका है, तो एक टाइप्स बन गया। हाँ, वो बीएससी मैथ्स के वो एक ग्रुप बन गया, बट टाइप्स अलग अलग हो गए, सबका नाम अलग अलग है ना। तो कंपन विधाओं की संख्या का मतलब है कितने प्रकार की रेडिएशन निकलती है, उनकी संख्या, ठीक है। अब ये संख्या कैसे निकलती है, तो ये संख्या निकलती है कि घनाकार गोटर को आप क्या मान लो, कल डिस्कस किया था हमने, ये एक गोला मान लो, तो उस गोले के आयतन का 1/8वां भाग हो जाएगा क्या, कुल कंपन विधाओं की संख्या, कुल कंपन विधाओं की संख्या। ये लो स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, गोले की त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी ये, और गोले का आयतन कितना हो जाएगा, कुल कंपन विधाओं की संख्या को मैं एन बोल देता हूँ, न्यू बाद में लगाएंगे, अच्छा एन न्यू लगा सकते हो क्योंकि न्यू आ गया ना यहाँ पे, बाद में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1/8 इंटू गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है स्टूडेंट, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, शायद देख लेना आप, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान कितना लेंगे, एन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a न्यू बाई सी की होल क्यूब। इसको अपन वापस ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट कि जो रेडिएशन निकलेगी उनके यदि मैं नंबर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे गोला है उसका 1/8वां भाग लगभग इतना हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 4 का भी आधा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने परमाणु हैं, ये डॉट 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 करके यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इनकी संख्या ही मतलब क्या हो जाएगी कि कितने प्रकार के रेडिएशंस निकलेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी एन रेडियस, और यदि आप अल्पांश लेना चाहो तो क्या हो जाएगा dn रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई एन न्यू क्यों लिखा, क्योंकि अब न्यू में क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, ठीक है स्टूडेंट।
देखो कंपन विधाओं की संख्या आ गई हमारे पास NU। अब यही कंपन विधाओं की संख्या हमें न्यू प्लस डी न्यू रेंज में चाहिए, तो न्यू से न्यू प्लस DN फ्रीक्वेंसी रेंज में, आवर्ती परास में। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, कल डिस्कस भी किया था, अपन करेंगे डिफरेंशिएट, अवकलन है ना, विथ रेस्पेक्ट टू न्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा NU डी न्यू। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/8 इंटू 4π/3, और कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8a³ न्यू क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट c³ है ना। तो स्टूडेंट 8 से तो 8 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ड्यू न्यू मतलब डिफरेंशिएट किसका होगा, न्यू क्यूब का, और न्यू क्यूब का डिफरेंशिएट कितना होता है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4π/3 मल्टीप्लाई a³ अपॉन c³, और न्यू क्यूब का कितना हो जाएगा 3 न्यू स्क्वायर डी न्यू, जैसे x³ का करते हैं ना 3x², बस न्यू क्यूब का भी क्या हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कुछ कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और कुछ नहीं कट रहा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंपन विधाओं की संख्या। स्टूडेंट्स इन कंपन विधाओं की संख्याओं को अपन यदि पर यूनिट वॉल्यूम में लेना चाहें या प्रति एकांक आयतन में लेना चाहें, तो आप सोचो स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, आयतन का भाग लगाना होगा, है ना। तो आयतन का भाग लगाना होगा, दैट मीन्स a³ का अपन क्या लगाएंगे भाग, तो यह प्रति एकांक आयतन में क्या आ जाएगी, कंपन विधाओं की संख्या। बट स्टूडेंट कंपन विधाओं में जो ध्रुवण अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है, 2, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होगी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगी। दैट मीन्स यदि मैं कुल कंपन विधाओं की संख्याओं को निकालना चाहूँ तो मेरे को यहाँ से इस वैल्यू को कंप्लीट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। क्यों, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ध्रुवण अवस्था क्या होगी स्टूडेंट, पोलराइजेशन स्टेट, ठीक है। तो जो NU डी न्यू की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, NU डी न्यू की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8π, देखना स्टूडेंट कोई गलती नहीं हो जाए, कल भी होगी थी हमसे है ना, 8π/c³ और न्यू स्क्वायर डी न्यू, ये लीजिए स्टूडेंट। तो ये आ गई हमारे पास कुल कंपन विधाओं की संख्या। लगभग टॉपिक आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया, लगभग। कैसे, हमने संख्या निकाल ली कि कितनी जो रेडिएशंस निकलेगी या कितने पॉसिबल रेडिएशंस हो गए, उनकी क्या निकाली संख्या। अब अपन को क्या लगाना है, ऊर्जा का समविभाजन, क्योंकि संख्या तो मिल गई, उसको यदि ऊर्जा से गुणा करवा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊर्जा घनत्व। जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में NU डी न्यू लिखा था ना, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ऊर्जा घनत्व। तो एक बार आप इसको देख लीजिए कैसे हुआ, फिर अपन आगे चलते हैं। इसको अभी रब कर दे अपन, यहाँ तक आप देख लो स्टूडेंट। चलिए भाई, अब ये लगभग खत्म होने वाला आपका टॉपिक। देखिए NU डी न्यू क्या आ गई, कुल कंपन विधाओं की संख्या। तो अब जो ऊर्जा घनत्व होता है स्टूडेंट, जिसको अपन U न्यू डी न्यू बोलते हैं, वो क्या होता है स्टूडेंट, NU डी न्यू इंटू KT। क्यों भाई, ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या कहता है, हाफ KT और हाफ KT कंप्लीट KT। तो एक रेडिएशन के द्वारा जो एनर्जी निकलती है वो कितनी निकलती है, KT। तो टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस कितने हो गए, NU डी न्यू, तो उससे क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो आपके पास जो U न्यू डी न्यू आएगा स्टूडेंट, वो कितना होगा, वो होगा स्टूडेंट 8π न्यू स्क्वायर KT अपॉन कितना आ जाएगा, c³ और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, डी न्यू। स्टूडेंट यहाँ से न्यूमेरिकल भी कई बार पूछ लेता है, या आपसे सीधे पूछ लेगा कि रेले जीन के विकर्ण नियम में सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा घनत्व इतना होता है। तो 2 प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको एक छोटा सा काम देता हूँ मैं, ये किस में निकाला हमने, न्यू, और न्यू इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, c/λ। तो यदि आपसे कोई u λ d λ की वैल्यू पूछे, u λ d λ की वैल्यू पूछे, तो आप क्या करोगे कि सर हमें न्यू की जगह क्या लिखेंगे, c/λ लिख देंगे, बट डी न्यू की जगह क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए अवकलन। तो डी न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/1/x का -1/x², यहाँ पे कितना हो जाएगा, d λ मोड लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा
चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास लगभग वैल्यू आएगी 8 पाई के टी अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। अब स्टूडेंट आपका एक होमवर्क है छोटा सा कि आपको ये प्रूफ करना है कैसे आया खुद को ही, ठीक है स्टूडेंट। और ये यदि आपने प्रूफ कर दिया तो मैं विश्वास दिलवा रहा हूँ स्टूडेंट, आपको ये भी वैल्यू प्रूफ करनी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है कि किसको, न्यू को केवल और केवल लेमडा में। मैं चाहता तो इजीली करवा देता, बट स्टूडेंट आप उस मतलब टॉपिक को टच नहीं कर पाते, ठीक है स्टूडेंट। आप पहले ट्राई कीजिए, फिर यदि आपसे नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा, या आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट रेलेजेंस का रेडिएशन लॉ। अब देखिए स्टूडेंट, इससे कुछ अपन रिजल्ट निकालते हैं और फिर अपन क्या निकालेंगे, इसके ड्रॉबैक्स कि ये कहाँ पर ये इसने कमी छोड़ दी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये पता चला कि स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व है वह न्यू स्क्वायर के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। न्यू स्क्वायर के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे न्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारी क्या बढ़ेगी, ई लेमडा, सॉरी ई न्यू डी न्यू और यहाँ पे न्यू। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब ये समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ेगी वापस घट रही है, ये चीज़ यह नहीं बताता। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, एक वर्ड आता है पराबैंगनी विपद। वो क्या होता है स्टूडेंट, वो ये कहता है कि यदि ये हमेशा सही बात होती, कि यदि ये हमेशा के लिए सही होता तो सूर्य से आने वाली किरणें, उनकी फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है वो कंटिन्यूस बढ़ रही है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो दैट मीन्स इतना ताप पृथ्वी का बढ़ जाता कि जल जाती। दैट मीन्स एक पराबैंगनी विपद पैदा हो जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो रहा है कि भाई यदि आप जैसे जैसे न्यू बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो ये चीज़ क्या कहलाती है, पराबैंगनी विपद। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे न्यू की वैल्यू रखते, देखिए स्क्वायर हो रहा है 4 का 16, 5 का 25 या 10 का, ठीक है, 100 ऐसे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इसको अपन बोलते हैं पराबैंगनी विपद। 1.5 नंबर में पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि रेलेजिन के विकिरण नियम के अनुसार यदि अपन न्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक वैल्यू ये भी है कि जब जो ऊर्जा घनत्व है वो उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और जो कि संभव नहीं होता। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पराबैंगनी विपद बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक एक मेन ड्रॉबैक यही है स्टूडेंट बस कि जो अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ अपन देखते हैं तो स्टूडेंट इसमें यदि न्यू के रेस्पेक्टिव लें तो लेमडा इस तरह बनता है तो न्यू थोड़ा सा इस तरह बन जाएगा, है ना। तो मतलब ये आधा ही क्या कर पाया एक्सप्लेन। देखो यहाँ पर जैसे जैसे आप न्यू की वैल्यू बढ़ाओगे, ई न्यू डी न्यू बोल दीजिए या यू न्यू डी न्यू की वैल्यू बढ़ रही है, बट आगे कम हो रही है, तो इसको कंप्लीट नहीं समझा पाया। और यही यदि अपन लेमडा में ले तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किस तरफ, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और लेमडा किसके लिए लग जाएगा, इसके लिए लग जाएगा। क्यों? क्योंकि लेमडा की हाई वैल्यू क्या वो सेटिस्फाइड करेगा, लो वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, ये कम वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है तो लेमडा किसको करेगा, ज़्यादा वाली वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये था स्टूडेंट रेलेजेंस का रेडिएशन लो, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दिया स्टूडेंट। फिर भी स्टूडेंट प्यारे बच्चों, यदि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम रहती है या थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट रहता है तो आप निसंकोच हमारे ग्रुप में आप मैसेज करके पूछ सकते हो। कैसे भी कोई भी डाउट हो स्टूडेंट, कोई भी एक टर्म में भी जैसे भी आपको लगे कि सर यहाँ पे डाउट है, ये समझ नहीं आया, तो निसंकोच आप बेझिझक कभी भी आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक वीडियो में कराना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप कंप्लीट उसके नोट्स बना सको। मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाता तो आपको एक आधा अधूरा टॉपिक मिलता, दैट्स वाई मैंने एक थोड़ा सा लेंथी वीडियो बनाया। बट हाँ स्टूडेंट, लास्ट में यही बात कहूँगा, जितनी मेहनत मेरे से हो रही है उतनी ही मेहनत आप करते रहिए स्टूडेंट। साथ साथ में केवल नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, या उसको लिखते रहिए। आप मानोगे नहीं, थोड़े दिन बाद जैसे हमारा सिलेबस क्वांटम का कंप्लीट होगा तो आपको कंप्लीट क्वांटम आपकी एक रजिस्टर में होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।